हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, हाउ डिड आई प्रेडिक्ट द डेथ ऑफ दिस मैन्स फादर, ये आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है। और यहाँ पे जो ये प्रेडिक्शन करते टाइम मैंने जो टेक्निक यूज की है वो टेक्निक है भृगु नंदी नाड़ी की टेक्निक है, रियल लाइफ केस स्टडी है दोस्तों, ठीक है। और मैं आपको विद लॉजिक डीप एनालिसिस के साथ समझाऊंगा, बताऊंगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि एस्ट्रोलॉजी क्या कर सकती है, ठीक है। आपको रियल पावर जो है एस्ट्रोलॉजी की, उससे मैं आपको आज रूबरू करवाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हालांकि ये जो टेक्निक है थोड़ी सी एडवांस होने वाली है, काफ़ी सारे एलिमेंट हमें लेने पड़ेंगे। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जब भी आप कोई भी प्रेडिक्शन करते हो या जब भी कोई भी इवेंट होता है तो वो किसी भी एक या दो तीन प्लेनेट की वजह से या एक हाउस की वजह से नहीं होता। किसी भी इवेंट में, किसी भी प्रेडिक्शन में कम से कम 3-4 प्लेनेट और 3-4 हाउस लगते हैं, ठीक है। चाहे आप कोई भी प्रेडिक्शन कर रहे हो, जितने ज़्यादा हाउस को इन्वॉल्व करोगे प्रेडिक्शन उतनी ज़्यादा एक्यूरेट होगी, ठीक है। आसान काम नहीं है एस्ट्रोलॉजी, आसान काम नहीं है, आसान सब्जेक्ट नहीं है। सरफेस लेवल पर सीख कर सिर्फ बेसिक आपने सीख लिया, उसी से आप प्रेडिक्शन कर रहे हो, कभी ठीक होंगी कभी गलत होंगी। वो इसीलिए गलत इसीलिए होती है क्योंकि आपने सरफेस लेवल पे सीखा है। जब तक आप डीप में नहीं जाओगे, एडवांस एस्ट्रोलॉजी जब तक नहीं सीखोगे, ठीक है, जब तक आप बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हुआ ये कि ये इंसान मेरे पास आया अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर, कंसल्टेशन इसने मेरे साथ बुक की, ठीक है। तो लगभग 24 से 48 घंटे के बाद मैं कोई भी क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, क्योंकि एक तो ऑलरेडी बहुत सारी कंसल्टेशन होती हैं, दूसरा उसको फिर पढ़ने में, समझने में और उसकी जो एक्यूरेट डेट है वो निकालने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। तो ये इंसान मेरे पास आया जिसकी ये कुंडली है, ये इंसान मेरे पास आया लगभग 2 साल पहले और इसने मेरे से पूछा था लैंड से रिलेटेड, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था इनका। अपने ये 2 भाई हैं, दो भाइयों में इनका कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, उससे रिलेटेड इसने मेरे से क्वेश्चन पूछा था। लेकिन फिर उस दिन कुछ हुआ यूँ कि मेरा मूड थोड़ा सा अच्छा था और मेरी जो नज़र है इसके फादर के ऊपर चली गई, फादर इन द सेंस कुंडली में फादर के ऊपर चली गई, ठीक है। तो जब मैं प्रेडिक्शन कर रहा था तो जो इसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रेडिक्शन थी वो मैंने कर दी थी, लेकिन उसको बताने से पहले मैंने इससे पूछा कि क्या आपके फादर की डेथ तालाब में या कुएं में डूबकर हुई थी। ये इंसान हैरान रह गया। रीज़न ये था कि जो मैंने प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल एक्यूरेट हुआ था। इसका फादर बाई एक्सीडेंट, मतलब शराब ज़्यादा पी रखी थी और तालाब के साथ साथ चल रहा था, पैर फिसलने की वजह से तालाब में डूबकर इसके फादर की डेथ हुई थी। तो ये यहाँ पे फिर मैंने इसको वही है जो एस्ट्रोलॉजी की जो पावर है वो दिखाई थी। तो मैं आपको आपके साथ यहाँ पे डिटेल में शेयर करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो, तो जिसको सीखने की नीयत है वो कंप्लीट देखे, जिसको सरफेस लेवल पे रहना है वो जा सकता है, एज योर विश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें मैंने क्या देखा, कैसे देखा, कौन कौन से टेक्निक अप्लाई की, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारा नवम भाव। फादर के लिए जब भी हम देखते हैं तो नवम भाव देखते हैं, ठीक है। नवम भाव में अगर कोई प्लेनेट है तो उसके हिसाब से देखते हैं, अगर कोई प्लेनेट नहीं है तो उसका स्वामी देखते हैं फिर कि उसके स्वामी की क्या पोजीशन है। तो यहाँ पे देखते हो, आप देख सकते हो कि जो नवमेश है, कर्क राशि है, कैंसर साइन है, उसका स्वामी हुआ मून, ठीक है। मून कहाँ पे है? मून लगन में बैठा है नीच का होकर, डेबिलिटेड, ठीक है, बहुत कमजोर अवस्था में। तो यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि इसके फादर में कोई भी शराब पीने की या फिर इस टाइप की आदत होगी। रीजन जो हमारी हैबिट होती है, जो डेली लाइफ हैबिट होती है, रूटीन होती है, वो हम मून से देखते हैं। अगर मून आपका एफ्लेक्टेड है, ठीक है, जब भी आप देखोगे ना किसी के
चार्ट में कि वो जुआ खेलता है या नहीं, दारू पीता है या नहीं, इस टाइप से जो चीज़ें देखनी है, या फिर वो दिल का कितना साफ है, ठीक है, उसका नेचर कितना अच्छा है, तो वो हम मैक्सिमम चीज़ वो हम मून से देखते हैं। हालांकि लग्नेश का, जुपिटर का और सन का भी रोल होता है, नो डाउट, बट मैं डेली लाइफ हैबिट की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे मून का ज़्यादा रोल होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नशे में पैर फिसलने से, तालाब में गिरने से हुई थी, तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि इसके फादर में जो हैबिट है वो दारू पीने की थी, फर्स्ट थिंग। दूसरा, नीच का हो गया, वैसे ही कमज़ोर हो गया, नवमेश कमज़ोर हो गया, फादर को प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरी चीज़ देखिए, जो राहु बैठा है, राहु कहाँ पे बैठा है, राहु देखिए, राहु बैठा है नवम से 6th हाउस में। यानी अगर हम लगन कुंडली की बात करें, अगर हम लगन कुंडली की बात करें तो लगन कुंडली में तो 2nd हाउस हो गया, ठीक है, लेकिन हम फादर के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो फादर का लगन ये 9th हाउस बनेगा। यहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी 6th हाउस में राहु आ गया। जब भी फादर से यानी 9th हाउस से 6th 8th और 12th हाउस में कोई मैलेफिक प्लेनेट बैठा होगा तो वो बहुत ज़्यादा परेशानी देगा बाप बेटे के रिलेशन में, बाप को हेल्थ वाइज या फिर जिस भी तरीके से वो हमें देखना पड़ेगा फिर और क्या क्या योग बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 योग बन चुके हैं पिता को प्रॉब्लम के। क्या? जो नवमेश है वो खुद नीच का होकर बैठा है, ठीक है। जो राहु है वो नवम घर से 6ठे में है, ठीक है, यानी वहाँ पे शत्रु का होता है, वो रोग का होता है, एक्सीडेंट का होता है, ठीक है। और अब देखिए भृगुनंदी नाड़ी की टेक्निक, जो राहु है ना उसकी डिग्री देखिए कितनी है, राहु की डिग्री 1 डिग्री है, ठीक है, और मून की डिग्री 29 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको प्रैक्टिकली समझिए। यहाँ पे अगर ये राहु चल रहा है, क्योंकि वक्री है राहु, ऑब्वियसली वक्री चलता है, यानी बिल्कुल निकलने वाला है। जो राहु है बिल्कुल निकलने वाला है, 2nd हाउस से लगन में जाने वाला है, 1 डिग्री पे है। और जो मून है, आप मून की डिग्री देख सकते हो 29 डिग्री है, ठीक है। जो मून है उसकी 29 डिग्री है, वो 1st हाउस से लगन में जाने वाला है, यानी बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं, बिल्कुल आमना सामना हो गया। राहु का और चंद्रमा का बिल्कुल आमना सामना हो गया यहाँ पे, ठीक है। और मून यहाँ पे किसकी एनर्जी लेकर आ रहा है, फादर की एनर्जी लेकर आ रहा है, ठीक है, फादर की एनर्जी कैरी कर रहा है यहाँ पर। सेकंड थिंग, राहु है कहाँ पे, 6ठे घर में है, एक्सीडेंट, रोग, परेशानी, ठीक है, वहां पे ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे और ज्यादा प्रोमिनेंसी बन जाती है फादर को प्रॉब्लम की। और अभी इतना ही नहीं, और सुनिए, ये 9th हाउस था, 1 सेकेंड, ये 9th हाउस था फादर का। इससे जब हम गिनना शुरू करेंगे तो ये जो 8th हाउस है ये 12th हाउस में पड़ेगा। 9th से 12th में मैंने बताया कि जब भी आप फादर से 6, 8, 12 को देखोगे, अगर वहाँ पे कोई मैलेफिक प्लेनेट है तो बाप बेटे के रिलेशन में या बाप की लाइफ में प्रॉब्लम देगा ही देगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगा। 12th हाउस में क्या बैठ गया, मार्स बैठ गया, साथ में केतु। एक्सीडेंट, सर्जरी जब भी आपकी होगी तो या तो राहु केतु, सॉरी मार्स केतु का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन हो गया, मार्स और राहु का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन होगा। 9th हाउस से 12th हाउस में मार्स और केतु एक्सीडेंट प्रोमिनेंट हो गया यहाँ पे। नवमेश नीच का, नवमेश राहु के इन्फ्लुएंस में, राहु नवम घर से 6ठे घर में, और नवम घर से 12वें घर में मार्स और केतु, एक्सीडेंट अलग से दिख रहा है, प्रोमिनेंटली दिख रहा है, ठीक है। लेकिन एक्सीडेंट छोटा भी तो हो सकता है ना, मैंने डेथ ही क्यों प्रेडिक्ट की, और तालाब का क्या रिलेशन था वो भी, वहाँ पे भी मैं आऊँगा अभी, तालाब या कुआं मैंने बोला था, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें, ठीक है। तो इतना हो गया।
हाँ, दूसरी बात, जब भी अष्टम भाव में अगर मार्स हो और स्पेशली अगर नीच का हो जाए ना, तो उसके फादर की डेथ एक्सीडेंट में होती है। ये मैंने कम से कम 3-4 चार्ट में देखा है। ठीक है, हालांकि उसके लिए हमें सूर्य का देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि फादर की डेथ होगी या नहीं होगी। ठीक है, और नवमेश का देखना जरूरी है, नवम भाव का देखना जरूरी है। ठीक, वो चीज़ नहीं कह रहा मैं, लेकिन अगर बाकी सारी चीज़ें भी नेगेटिव है और अष्टम भाव में मार्स बैठा है, अगर अष्टम भाव में मार्स बैठा है और अगर नीच का हो जाए तो एक्सीडेंट में डेथ होती है। यहाँ पे मार्स है, ठीक है, तो इसके पिता की भी डेथ एक्सीडेंट में हुई थी। अभी और आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ बच गई। ठीक है, हमने नवम घर भी कंसिडर कर लिया, नवम घर से बाकी सारी चीज़ें भी कंसिडर कर ली। ठीक है, एक चीज़ बच गई, क्या? सन, क्योंकि सन भी फादर का कारक है। एक बार सन की पोजीशन भी देख लेते हैं, क्योंकि सन की पोजीशन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फादर के लिए। ठीक है, तो सन की पोजीशन देखिए एक बार आप, क्या है। सन यहाँ पे जेमिनाई साइन में है, सन यहाँ पे वर्गों में, माफ कीजिएगा, वर्गों में, कन्या राशि में। जेमिनाई तो थर्ड होता है, मेरा ध्यान यहाँ पे था। ठीक है, बुध की राशि है, वर्गो साइन है, कन्या राशि। ठीक है, जो सन है वर्गो साइन में है। नेक्स्ट हाउस कौन सा पड़ रहा है यहाँ पे? नेक्स्ट हाउस इसका वीनस पड़ रहा है। वीनस बोल रहा हूं, वीनस की राशि जो है लिब्रा, लिब्रा राशि है नेक्स्ट हाउस, और उसमें खुद वीनस बैठा है। ठीक है, लिब्रा राशि में, लिब्रा साइन में यानी तुला राशि में जो सन है वो नीच का होता है। ठीक है, इस टेक्निक को हम बोलते हैं नीचा अभिलाषी, नीच अभिलाषी, नीचा अभिलाषी योग बोलते हैं इसको। नीचा अभिलाषी क्या होता है? जब भी कोई प्लेनेट जिस हाउस में नीच का होता है, अगर वो प्लेनेट उस हाउस से पिछले हाउस में है तो वहां पे ये नीच अभिलाषी योग बनता है। सिमिलरली उच्च अभिलाषी भी बनता है, कि जैसे फॉर एग्जांपल सन का ही एग्जांपल लेते हैं। सन जो मेष राशि में उच्च का होता है, अगर वो मीन राशि में बैठा है तो उसको हम उच्च अभिलाषी बोलेंगे। ठीक है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। अभी मैं नीच अभिलाषी आपको बता देता हूँ। नीच अभिलाषी का मतलब है कि जैसे जैसे वो जातक बड़ा होगा उसके फादर की प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी, अगर नीच अभिलाषी है तो। ठीक है, हालांकि ये भी किस पे डिपेंड करेगा? नवम भाव पे, नवमेश पे। ठीक है, और नवमेश से कौन से घर में कौन से प्लेनेट बैठे हैं। तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन बन रही है। नवमेश नीच का था, 6th हाउस में राहु था, 12th हाउस में मार्स केतु थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेफिनेटली बोल सकते हैं जैसे जैसे इस लड़के की एज बढ़ी, इसके फादर को प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे और ज़्यादा प्रोमिनेंसी बन रही है कि इसके फादर को प्रॉब्लम हुई होगी। ठीक है, और सुनिए, मैंने तालाब और कुआं कहां से लिया? जो वीनस है ना, वीनस का जो साइन है, या फिर जो तुला राशि और वीनस, ये कुएं को रिप्रेजेंट करता है। जो 7th हाउस है, जो 7th हाउस है, लिब्रा राशि है, वो कुएं को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, सिमिलरली टोर्स भी, क्योंकि वीनस क्या है? केमिकल है। ठीक है, जो 7th जो राशि है ना इसकी, तुला राशि, वो पानी के कुएं को रिप्रेजेंट करती है। और जो 2nd हाउस होता है, जो टोरस राशि होती है, ये तेल के कुएं को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कई बार आपने, अगर आप देखना किसी की कुंडली में, जो दुबई जाते हैं, ईरान जाते हैं, या फिर मतलब कोई भी ऐसी कंट्री में जाते हैं जहाँ पे तेल के कुएं बहुत है, तो उनका राहु 2nd हाउस में मिलेगा, मतलब 2nd राशि में, टोरस राशि में मिलेगा। या फिर जो तेल के कारखानों में काम करते हैं, पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, जिनका पेट्रोल पंप खुद का होता है, या फिर वहाँ पे लेबर, एज ए लेबर काम करता है, वो तो बाकी योग देखे जाएंगे भाई, कि बाकी ग्रह कौन से कहाँ पे गए। मैं एक सरफेस लेवल पे आपको बता रहा हूँ। 2nd हाउस में जब भी राहु होगा तो उसका योग तेल से जुड़ा होगा, तेल के काम से। और जब भी राहु 7th हाउस से जुड़ा होता है तो पानी से जुड़ा होता है उसका कनेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो वीनस था
और वीनस भी प्रोमिनेंट है 14 डिग्री का यहाँ पे 7th हाउस में। सन वहाँ पे, फादर वहाँ पे जा रहा है, ठीक है, फादर वहाँ पे जा रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ से तालाब या कुआं जोड़ा था। कुआं क्यों जोड़ना पड़ा मुझे? क्योंकि जो राहु है वो भी कुएं को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि छठे घर में था ना, नवम घर से छठे घर में था ना राहु, तो एक्सीडेंट तो होगा या परेशानी तो होगी। कैसे होगी? पानी से परेशानी होगी, तो कुएं या तालाब से परेशानी होगी, ठीक है। और 12th हाउस में मार्स केतु थे, इसलिए एक्सीडेंट होगा। खुद सन वहां पे जा रहा है, तालाब में जा रहा है, ठीक है। तो तब मैंने इसको फाइनल, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, क्योंकि देखिए ये बैकफायर भी कर सकती हैं ये चीज़ें। इसलिए आप कभी भी कोई भी प्रेडिक्शन इस तरीके से दो तो सबसे पहले श्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी विद्या पे कितना विश्वास रखते हो, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ कोई भी मतलब धुएं में तीर लगाने वाली बात नहीं होती, ठीक है। तो ये चीज़ आती कहाँ से है? बहुत सारी प्रैक्टिस से आती है और बहुत सारे सीखने से आती है, ठीक है। अगर आप ऐसे ही कोर्स में 0 to एडवांस अगर आप कोर्स सीखना चाहते हो, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, तो दिए गए नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा कोर्स चल रहा है, 2 साल का कोर्स है, ठीक है। 2-4-10 दिन में किसी को एडवांस एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। अगर आपको एक प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर बनना है, जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर बनना है, इस तरीके की अगर टेक्निक आपको डिटेल में सीखनी है, तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। 2 साल का कोर्स है, 1-1 घंटे की क्लासेज होंगी आपकी, ठीक है। तो वापस आते हैं इस वीडियो पे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये प्रेडिक्ट किया कि इसके फादर की डेथ हुई होगी, ठीक है। तो अगर मैं दोबारा से सम अप करना चाहूँ, वैसे तो आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है, जिसको बेसिक आती है एस्ट्रोलॉजी समझ आ गया होगा। ये भृगुनंदी नाड़ी की टेक्निक है, ठीक है। नवमेश नीच का, नवम घर से 6th हाउस में राहु, नवम घर से 12th हाउस में केतु मार्स, ठीक है। सूर्य खुद नीच अभिलाषी हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन जो है पिता को प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहे थे। कब हुई डेथ, किस दिन हुई, वो एक अलग मैटर है। वहाँ पे हमें गोचर देखना पड़ेगा, ट्रांजिट देखना पड़ेगा। मैं आपको सच बताऊंगा, मैंने डेट प्रेडिक्ट नहीं की थी, क्योंकि उसमें फिर मेरा 1-2 घंटा और जाता, ठीक है। और इसकी रियल कंसल्टेशन तो कुछ हो रही थी, तो उसके लिए फिर टाइम नहीं लगता। मैंने सिर्फ इतना प्रेडिक्ट किया था कि आपके फादर की डेथ हो चुकी है, और इस तरीके से मैंने तालाब या कुएं में या नहर में डूब कर आपके फादर की डेथ हुई थी, ठीक है। तो आई होप आपको जो सारी चीज़ें हैं वो समझ आई होगी, और अगर आप सीखना चाहते हो तो ज़रूर मेरे से जुड़िए। कंसल्टेशन भी आप ले सकते हो दिए गए नंबर पर। तो आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।